बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ऐसा गैर जिम्मेदारी करने वाला विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन फिर भी हम तो संसद का कामकाज करेंगे। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट बिल है हम पारित करेंगे। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एसआईआर पर। सड़क से सदन तक हंगामा है। पार्लियामेंट का सेशन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। एक बार फिर सोमवार को उम्मीद थी कि शायद गाड़ी पटरी पे लौटेगी, लेकिन नहीं। विपक्ष के सांसद संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल के पहुंचे, जहां पुलिस से झड़प हुई। राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। कहा गया कि 30 सांसदों से कमीशन मुलाकात करेगा। राहुल गांधी का आरोप है कि पूरे देश ये बात जान चुका है कि वोट की चोरी की गई है। ऐसे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, रास्ता निकाला जा रहा है बचने का। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि जानबूझकर साजिशन विपक्ष हंगामा करना चाहता है, काम को बाधित करना चाहता है, संसद को ठप करना चाहता है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। चले, अगर हम राजनीतिक दल से हम अतिथियों को बुलाते भी तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मजमून उसी तरह का नजर आता। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ब्लो बेल्ट भी आपस में चर्चाएं होती, हमने उचित नहीं समझा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस पे प्रकाश डालेंगे, अपने अंदाज से उसे बयां करेंगे कि सब कुछ हो क्या रहा है। हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, जयपुर से राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी जो कुछ सिचुएशन चल रही है एसआईआर का मुद्दा, उसके साथ ही
वोट चोरी का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने। उनका कहना है कि वोट की चोरी की जा रही है और अभी नहीं रुकी तो अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रभाव देखा जाएगा। क्या मानना आपको कि कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या विपक्ष से अगर वो मांग रहे हैं तो उन्हें देना चाहिए? देखो योगेंद्र जी, इसमें तीन बात है। राहुल गांधी कोई सड़क पे चलते तो है नहीं कि भाई उनको टरका दिया किसी मुद्दे पर। वो विपक्ष के नेता हैं और देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जनता की आवाज है। सदन के नेता मोदी जी हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी आवाज है। और उन्होंने अगर मान लो कोई सबूत जैसे रखा है तो इसमें सींग बढ़ाने की कोई वो स्थिति है ही नहीं। उसमें तो निश्चित रूप से उनकी बात का जवाब तो देना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं। दूसरी बात आती है चुनाव आयोग की। अब मैं चुनाव आयोग का जो कह रहा है कि भाई ये शपथ पत्र दें, आप यहाँ देखिए, यहाँ डबल आप गेम देखिए आयोग का कि जब आपका उत्तर प्रदेश में तो जो सीओ है वो तो जवाब दे रहे हैं तुरंत 5 मिनट में ही, बिना शपथ पत्र लिए। वहां जो आरोप लगा के भाई हमारे दो, आपके उत्तर प्रदेश के 2 वोटर हैं श्रीवास्तव और वो, उन्होंने 5 मिनट में जवाब दे दिया कि ऐसे ऐसे ये 3 जगह वोट है, हमारे यहाँ कोई उसका वो नहीं है। कर्नाटक वाला कह रहा है कि हमको लिखित में दे, आयोग कह रहा है हमको लिखित में दे। ये बहाना ये बता रहे हैं कि 1960 में जो 20-3 का जो एक्ट है उसके आधार पे शपथ पत्र देंगे तो ही हम इनको जानकारी देंगे भाई क्या आरोप है, जबकि ये नहीं है। आप उसको पढ़ो, उसको आयोग नहीं पढ़ा होगा, क्या बहुत ज्ञानी बैठे हैं सारे वो, कि वहां सिर्फ आपत्तियों पर ही शपथ पत्र दिया जाता है। ये तो शिकायत है, इसको तो शिकायत को आप कैसे शपथ पत्र मान सकते हैं? अगर मान लो किसी ने आपको शिकायत की है तो आप उसका सो मोटो लें, उसको संज्ञान लें, या फिर आपको लग रहा है कि आयोग की छवि बदनाम हो रही है देश में तो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाए इनके खिलाफ, या फिर आप उसको आप संज्ञान लेकर उस शपथ जो आरोप लगा रहे हैं उनको नहीं देना चाहते हैं मत दो, आप पब्लिक डोमेन में डाल दो ना, लोगों को दे दो जानकारी कि भाई उन्होंने जो कहा है वो इसका सच्चाई ये है और ये इनके आरोप थे और ये इसकी सच्चाई है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तीसरे नंबर की बात है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एक जिस तरह जैसे वकील बन रही है आयोग की, तो वो भी गलत है। आप आयोग संवैधानिक संस्था है, आप वकील क्यों बन रहे हो? प्रमोद जी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि साजिश के अंदर बीजेपी और कमीशन दोनों मिले, क्योंकि तो बीजेपी को भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है इसमें शामिल होने का, तो इस वजह से बीजेपी अपनी बात कह रही है। उससे ये माना जाता है कि कमीशन के बचाव में बीजेपी उतरी हुई है, क्योंकि दोनों को टारगेट किया है। नहीं, देखो उन्होंने कहा है कि अब वोट तो होता है, वोट को दिखा के दिया जाता है कि मैंने इसको वोट दिया, ये तो गोपनीय है सारा। अब उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर बोले आयोग की ना करें, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बड़े लीडर्स को ये बात उनको कहनी चाहिए, भाई आयोग आप पर आरोप लगाया तो सरकार की छवि भी इसमें शामिल हो रही है, हमारे ऊपर भी आरोप आ रहे हैं, तो क्यों ना आयोग सफाई उनको आरोपों का जवाब दे देते। ये तो पार्टी कर ही सकती है, बड़ी केंद्र सरकार ये तो कर ही सकती है कि जब इतने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी वो स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये वो सारे, और फिर आप शपथ पत्र फिर यूपी वाले से भी मंगवाते, उत्तर प्रदेश में जो है उनने शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा था? उन्होंने 5 मिनट में दूध का दूध। और देखो आयोग के पास एक मुख्य चुनाव पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत साहब, उनसे बात हो रही थी, महोदरा आयोग के पास में ऐसा वो है कि 10 मिनट ना लगे, ऐसे डेटा है उनके पास ये सारे के सारे दूध का दूध पानी का पानी करने में। जब अगर मान लो आप यहाँ मान रहे हैं कि आयोग की छवि से बदनाम, और आयोग की छवि बदनाम हुई लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये कोई राजनीतिक दलों का सत्ता तो उसकी है, कभी उसकी आ जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग की छवि पर अगर दाव लगा तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, इतनी बदनामी हो जाएगी। अब बिहार का मामला ये कर रहे हैं, वो एक अलग है कि वहां 65 लाख जो के करीब जो वोटों का वो हुआ है, प्रवासी मजदूर है, वो स्थिति है, वो अलग चीज है संज्ञान की, वो कि वो जब वहां है ही नहीं, रहते नहीं, इधर उधर वोट बना रखे हैं। मैं मान लो बिहार का हूँ, किसी क्षेत्र विधानसभा का,
और मेरा वोट काट दे। कैसे काट देगा बीएलओ? मैं जाकर नहीं बैठ जाऊंगा उससे कि भाई मैं तो यहीं रहता हूँ, ये यार मेरा वोट कैसे कट जाएगा? तो ये वहां तो कटने पे लड़ाई है कि वोट कट रहे हैं, यहाँ जुड़ने पे लड़ाई है। डबल गेम डबल हो रहा है। बिहार में तो कांग्रेस लड़ रही है कि वोट क्यों कट रहे हैं, और यहाँ जुड़ क्यों रहे हैं ज्यादा, ये इसमें हो रही है। तो यहाँ देखो ये अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई है। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि आयोग को एक बार 1960 20-3 बीघा जो वो कह रहे हैं कि शपथ पत्र उसके तहत लिया जाए, उसमें आपत्तियां या नाम जुड़ाने और उस पे शपथ पत्र की बात कही गई है। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि कोई शिकायत करे तो उसमें शपथ पत्र दे, उसमें जी। कहीं कहा नहीं गया है। तो इस चीज को एक बार देख लें और डबल वो ना करें। अगर तो इससे नहीं तो बढ़ना, तो देखो ये तो सींग अगर भिड़े हैं तो इसमें तो आयोग की जनता की नजर में तो आज की तारीख में स्थिति बड़ी खराब है। आप बात करेंगे लोगों से तो कोई भारतीय जनता पार्टी का निकल गया उसकी तो बात कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों में यही हो रहा है कि वोट वोट खाऊंगा, ये वोट चोरी हो रही है, संभल के रहो। एक तरह का माहौल जो है वो डरावना सा हो रहा है कि सब वोटर लिस्ट जिनको देखते नहीं थे, कभी वोटर लिस्ट उनके घर पर्ची आती थी जब भी देखते थे, वो भी वोटर लिस्ट की तरफ भाग रहे हैं। क्या मेरा वोट तो नहीं चला क्या? मेरा वोट, एक डरावना सा माहौल हो गया कि मेरा वोट ना कट जाए, वोटर लिस्ट में से नाम तो नहीं कट गया। ये क्या हो रहा है देश में? तो ये जो एक तरह का, और आज फिर प्रदर्शन जो हुआ, स्थिति हुई, संसद ठप हुई, तो इसमें क्या है कि सरकार क्यों नहीं कर रही? आप लोकसभा में खुद आप जवाब भी दे सकते हैं कि भाई ये जो इस तरह के लगे हैं, तो लोकसभा चल रही है, संसद चल रही है देश की इतनी बड़ी, उसमें तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि भाई विपक्ष का नेता ये आरोप लगा रहे हैं तो हम उसका जवाब दें? वो भी दे सकते हैं। जी। और फिर तो नहीं, अगर आप तीन मंत्रियों ने जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि हाउस में चर्चा करना नहीं चाहते हैं, हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उसके बाद बाहर जाकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। चर्चा करनी है तो हाउस में करना चाहिए, जानबूझ करके ये केवल और केवल इसमें गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि ये सारी चीजें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन को खुद को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए या फिर शपथ पत्र देना चाहिए राहुल गांधी को? क्योंकि पार्लियामेंट इसी तरह से ठप हो रही है, सड़क से सदन तक गतिरोध कायम है, अभी तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और इसी तरह से हाउस चलेगा तो जो कहा जाता है समुद्र मंथन की तरह यहाँ बड़ा मंथन होता है विचारों का और उससे अमृत निकलता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई जनता के भलाई इस तरह के माहौल में हो पाएगी। देखिए योगेंद्र जी, अब ये बड़ा पेचीदा मामला है। अब ये विपक्ष ने इस मामले को उठाया है तो आयोग को कहीं ना कहीं इस पे अपना जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। यदि सुधार की गुंजाइश है तो आयोग को वो कदम भी उठाने चाहिए, उसको अपनी प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे छवि भी धूमिल होती है। एक विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ये बात भी सही है कि यदि संसद में इस पे चर्चा करनी चाहे तो वो अलग ढंग से जो उसके नियम वगैरह है उस हिसाब से वहां चर्चा हो सकती है। अब शपथ पत्र जहां तक मांगने वाली बात है आयोग ने, तो कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े कानूनविद हैं, वो सब इन सब चीजों को जानते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या किस तरीके का ये मुद्दा उठाया। तो ये सब चीजें मतलब तकनीकी उसमें है, कानूनी पेचीदगियां। कानूनी इतनी जानकारी मुझे तो नहीं है कि भाई शपथ पत्र जरूरी है। शपथ पत्र देने के बाद यदि उनके आरोप गलत निकले, उनकी शिकायतें गलत निकली, तो उनपे क्या कार्रवाई हो सकती है। इन सब चीजों का राजनीतिज्ञों को डर भी रहता है, इसीलिए शपथ पत्र देना नहीं देना या उनका मांगना नहीं भी मांगते, वो अपने हिसाब से जो राजनीतिक दलों को बुला के बता सकता है चुनाव आयोग की, देखिए ये स्थिति है, हमने इस परिपाटी से चुनाव कराया, ये वोटर लिस्ट है, इतने नाम जुड़े, या इस तरीके की हमारी मशीनरी है, जो मशीनरी जिस ढंग से काम करती है उसको ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये सब चीजें जो प्रशासनिक और जो तकनीकी चीजें होती हैं उस हिसाब से है। लेकिन मैं इस पे चीज ये कहता हूँ कि जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं, पहले विपक्ष में भाजपा थी, आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी ने तो ईवीएम के खिलाफ एक पूरी किताब ही लिख दी, उस किताब की बहुत चर्चा हुई। आडवाणी जी उस जमाने में ये कहते थे कि भाई चुनाव ईवीएम से तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदलेगी, वही बीजेपी ईवीएम के जरिए सत्ता में आ गई। अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ईवीएम को लेके कोसते हैं। तो ये एक
राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र भी इसमें कहीं ना कहीं दिखता है। आप देखिए वो जब 96 के बाद 98 जब वो चुनाव हुए, 2004 के चुनाव हुए जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार बनी, यूपीए की गवर्नमेंट आई, उस जमाने की मैं बता रहा हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, आडवाणी जी ने तो किताब लिखी, उसकी बहुत चर्चा हुई कि ईवीएम तो होनी ही नहीं चाहिए, इससे चुनाव नहीं होने चाहिए, इसमें गड़बड़ी की आशंका है। आशंका ही जाहिर करते हैं, कोई साबित तो ये कोई चीज कर राजनीतिक दल या राजनेता करते नहीं है, लेकिन इनका चरित्र बदल जाता है जब सत्ता में होते हैं तो राजीव दूसरी। जी, आशंका जताते हुए तो सरकारें चली जाती हैं। हाँ, आशंका उसी पे होता है सब सारा खेल। भाई कोई सबूत के साथ तो ये चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो आशंका भी जाहिर करते हैं, और हम लोग तो इसको आशंका ही मानेंगे कि आशंका उन्होंने जाहिर की। हो सकता है वो सही हो या गलत भी हो, उसमें मतलब हम कोई वो तो है नहीं जांच से, हमारे पास कोई इस तरीके की वो चीजें तो है नहीं कि जो तकनीकी चीजें जिसको मान लें कि भाई ये बात सही कह रहा है, या भाजपा वाले जो बात कह रहे हैं वो सही है, या विपक्ष के जो कह रहे हैं वो गलत ही है। वो इस तरीके का पैमाना तो हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग ही इसका स्पष्टीकरण देगा, इसकी गहराई से वो जांच करेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, लोगों में क्या स्थिति जा रही है, क्या भ्रम की स्थिति जा रही है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। जब ये 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बसपा के जब शाम तक रिजल्ट आ गए तो मायावती बसपा प्रमुख जो आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सीधा अपना वक्तव्य ही देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब मेरे मतदाताओं ने, जो दलित वर्ग का था, कि उन्होंने तो मुझे वोट दिया, लेकिन ये ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इस वजह से वोट बदल गए। लेकिन उनका इशारा ये था, उनका अपना जो मतदाता मंडल है जो है मायावती का, उसको कहीं संतुष्ट रखने के लिए, उनको राजी रखने के लिए, तुम लोगों ने तो मुझे वोट दिया, वो उनपे कोई ब्लेम नहीं लगा रही थी कि भविष्य में कहीं वो नाराज हो जाए, इसलिए लेकिन उनके लिए सर तो कहा अब तो राजीव जी, अब लड़ाई ईवीएम से ज्यादा वोटर की है। उनका वोटर कहना है लिस्ट, कि हाँ। वन वोट वन मैन पे फोकस किया जाना चाहिए। नहीं, ये तो बात सही है, ये होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। ये जो जिस तरीके की चीजें वो बता रहे हैं वोटर लिस्ट की, अमूमन पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में ये चीज निकल कर आएगी कि एक एक एड्रेस पे इतने इतने लोग रहते हैं। ये एक बहुत पुराने टाइम से चला रहा है। अब मेरे को मतलब अच्छी तरह मतलब मेरी जानकारी में है कि आप स्थानीय लेवल पे भी कोई जैसे मतदाता कहीं बाहर चला गया या उसकी मृत्यु हो गई या उसका नाम कटाना है, तो बीएलओ मतलब वो कहते हैं इतना इसमें कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है तो वो काटते ही नहीं है, वो चलने देते हैं। तो ये बीएलओ लेवल पे भी गड़बड़ी है। जो स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो कि जिला कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उसकी देख रेख में ये सब चीजें जिले में होती है। लेकिन आप जो हमारे यहाँ के स्थानीय बीएलओ है, कि इसमें चुनाव आयोग को कहीं सरलीकरण भी करना चाहिए कि भाई जैसे आप अपना नाम कहीं से कटा के जुड़वाना चाहते हैं, हम लोग तो जागरूक लोग हैं, मतलब उस तरीके के लोग हैं, जर्नलिज्म के लोग हैं, तो हम आसानी से करा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी की हम यदि बात करें, उसके हिसाब से यदि हम सोचें तो उसके लिए बड़ा पीड़ादायक होता है। आज बीएलओ से आप फोन पे बात करो, मेरे जानकारी है बीएलओ में यहाँ भी ये कार्रवाई चल रही है कि नाम जुड़वाने के या घटाने का, नाम बदलवाने का। मैं उस क्षेत्र से हूँ, अब इस क्षेत्र में रहना चाहता हूँ, तो बीएलओ से संपर्क किया एक दो जो मतदाताओं ने, तो बीएलओ ने सीधा कह दिया कि साहब आप तो ऑनलाइन करिए, हमारे पास अभी वो चीजें आई नहीं है। तो ये स्थानीय लेवल पे हर जगह इस तरीके की गड़बड़ी है, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। चुनाव आयोग को उस लेवल पे भी सोचना होगा। जी बिल्कुल, कहीं पे अगर किसी चीज में समय के साथ में अगर गुंजाइश होती है तो उस पर गौर फरमाना चाहिए, सुझाव लिए जाने चाहिए। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है गतिरोध किसके हित में? काम चलता रहेगा ऐसे ही, या फिर इस तरह की स्थिति है सरकार चाहती नहीं कि गतिरोध टूटे, विपक्ष चाहता है कि हमारा एजेंडा जो है हम उसे आगे लेकर के आएंगे क्योंकि हम सही हैं? तो कौन गलत है कौन सही है, ये चर्चाओं से पता लगेगा या फिर इसी तरह से स्थितियां बनती रहेंगी? योगेंद्र जी, राजनीति का खेल है। अब इससे ज्यादा प्रचार प्रसार का तरीका राहुल गांधी को कहाँ मिल सकता है कि लोकसभा चलने नहीं दे रहा और अपनी बात को लेकर के पूरे तरीके से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। बिहार चुनाव में काम आने वाली स्थिति है कि भाई सरकार तो कह रही है कि हम तो कामकाज करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी कहता है कामकाज किस लिए? हम तो अपने तरीके से चुनाव प्रचार पहले से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो चुनाव प्रचार तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज
प्रदर्शन किया और बाद में अखिलेश को भी ऊपर चढ़ा दिया और कईयों को साथ लेकर के 300 सांसदों के साथ प्रदर्शन करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राहुल गांधी के साथ 300 सांसद आकर के ये कहें कि भाई आपने, सरकार ने गलत किया है और हम ठीक है, तो यही तो एक बड़ी उपलब्धि है। पार्लियामेंट में तो कुछ मिलना जुलना नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो बहुमत के आधार पर सरकार जो भी प्रस्ताव लाएगी पारित करा लेगी, चाहे चर्चा हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये भी देखिएगा कि बीजेपी भी पहले बोफोर्स के मामले में कितने लंबे समय तक हाउस चलने नहीं दिया था, उसके बाद में क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से राहुल गांधी ने आज पूरे देश में अपने जिला कांग्रेस कार्यालयों पर अपनी, जिस प्रकार से इन्होंने पत्रकारों के सामने फर्जीवाड़ा उजागर करके बताया थी एटम बम फोड़ा है मैंने, अब एटम बम फोड़ने में आवाज आई नहीं इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, क्योंकि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि 1,02,250 वोटों की फर्जीवाड़ा उन्होंने एक लोकसभा क्षेत्र में करके दिखाया कि भाई देखिएगा डुप्लीकेट 11,995 वोट हुए, फर्जी वोट अन्य पते पर 40,009 हुए, और पते में मतदान चले गए 10,452, और फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ 33,692, और बाद में बताया कि अमान्य तस्वीर 4,132। इस तरह से इन्होंने अपने पूरी लिस्ट बता करके कहा कि 1,02,50 उसका गमन हुआ है, और जिस प्रकार से हम सूचनाएं मांगते हैं वो नहीं देता है। लेकिन आयोग ने कहा कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, आप न तो शपथ पत्र देते हो न कुछ देते हो, लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह की स्थितियां करेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग वाला मामला नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का रूट मैप कैसा होगा, क्या इसका होना चाहिए, ये 12 तारीख यानी कि मंगलवार को इसकी हेयरिंग डेट है। अगर उसमें कोई फैसला होता है तो पूरे देश भर में एसआईआर का जो पैरामीटर होगा वो ये होगा, अदरवाइज तो बिहार मॉडल जो है पूरे देश भर में लागू होगा। वो तो सरकार तो चाहती है बिहार वाला मॉडल, हम तैयारी सब जगह चल ही रही आयोग की, आयोग ने कामकाज तो शुरू कर दिया, केवल कोर्ट कहेगा कभी होना नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो प्रक्रिया सब जगह, राजस्थान में भी शुरू हो गया, सब जगह चल रहा है। बिहार में इसलिए कि बिहार में चुनाव तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तैयारी के बाद एसआईआर किया कैसे जाएगा, उसका रूट क्या तय किया जाएगा, वो कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। क्योंकि मेरी भी किसी से बात हुई है तो उनका कहना था कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल ये करनी है, 3 महीने में एसआईआर को शायद कंप्लीट करने की भी एक डेडलाइन दी हुई है। तो फिलहाल तो ये होगी। चले, समय कम है, मैं एक बार वापस आना चाहूंगा आपके पास में। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष साजिश रच के और हाउस को गिरफ्त में लेना चाहता है, या यूं कहूं कि उसे बाधित करना चाहता है, काम करने नहीं देना चाहता है। सत्ता पक्ष काम करने के लिए तैयार है। तो अब ये विपक्ष कहता है कि पहले एजेंडा ये है कि उससे लोकतंत्र खतरे में है, और सरकार कहती है कि लोकतंत्र खतरे में जो बता रहे हैं वही संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। देखो योगेंद्र जी, जब सेशन चलता है तो लोकतंत्र भी खतरे में आता है, संविधान भी खतरे में आ जाता है। सेशन खत्म हुआ 3-4 दिन, फिर ये सब रैली सभाएं शुरू हो जाती हैं। तो विपक्ष का तो काम है आवाज उठाना। अब सत्ता पक्ष में इतना दम होना चाहिए ना कि वो उसके सवालों के जवाब दे और सेशन चलाने की करे। वो तो खुले रूप से कह रहे हैं कि डर गए डर गए डर गए। सारे आज जो नारे लग रहे थे वही डरने के लग रहे थे सारे। तो आप जब सत्ता पक्ष में हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह से विपक्ष को पेश करोगे? आपको ये पेश करना चाहिए और आपका जवाब देना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विपक्ष को बेतुकी चीजों को छोड़ के एक ऐसी मतलब जो देश के सामने नजर आए कि भाई हाँ विपक्ष ने कोई ठोस गंभीर चीजों को उठाया। अब चुनाव आयोग का बात करते हैं, चुनाव आयोग में घुटाए अफसर होते हैं, कितने सीनियर आदमी मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनता है, घुटाए अफसर जिनको नॉलेज का खजाना है, वो एक से एक बैठाए होते हैं वो। तो उनको जो उनके पास कोई कम नहीं है। और वो तो क्या है कि आप अब इशारा तो क्या कुछ न कुछ हो सकता है कि इधर से सलाह में आ रहे हो या कुछ हो रहा हो, ये अलग चीज है। और उसका असर ही सेशन पे पड़ रहा है, सदन पर जो स्थिति पड़ रहा है। तो गंभीर चीज होंगी और गंभीर
तरह से किसी मुद्दे पर चर्चा होंगी तो सत्ता पक्ष भी करेगा और निश्चित रूप से तो दोनों का ही दायित्व बनता है। तो इसमें एक तो चला नहीं सकता, एक हाथ से तो आगे बढ़ने वाली बात है नहीं जी, निश्चित रूप से। जी चलिए राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि अपनी चिंता यह है कि हाउस भी चलना चाहिए, आवाज भी सुनी जानी चाहिए, सरकार काम भी करे, लेकिन अब ऊपर बैठने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है कि कैसे रास्ते निकाले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप योगेंद्र जी, ये जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है जो सदन को चलाने में रुचि रखते हैं। और सदन चलना चाहिए, जनहित के तो मुद्दों पे वहाँ चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे संसद हो चाहे राज्यों की विधानसभाएं हों, उन सभी में इस तरीके की स्थितियां बनती है। एक कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो लंबा खींचते रहते हैं। अब विपक्ष को अब जहाँ आपने भी देखा होगा, जो विधानमंडलों के सभापतियों के सम्मेलन होते हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा के अधीन में अध्यक्षों के और उनके होते हैं, सभी में बड़े बड़ी बातें की जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेशों के हों चाहे भाजपा शासित प्रदेशों के हो। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उपसभापति, सब जगह ही कि भाई सदन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, व्यवधान नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यवधान आता है और स्थितियां मतलब कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। जैसे संसद और विधानसभाओं में तो चर्चा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि आम आदमी की जो समस्या है उनका निराकरण कैसे हो, ये चीजें। लेकिन अभी इस तरीके के मुद्दे आ गए कि साहब वोटर लिस्ट है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, ये कर रहा है, तो कई और फॉरम भी होते हैं। विरोध का तरीका अलग होता है, जो अपनी पूर्व की चर्चा में भी मैंने एक बार जिक्र किया था। लेकिन वो उन सब चीजों को राजनीतिक दल नहीं मानते, ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि हमने ये इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जो मुद्दा लंबे समय तक यदि राजनीतिक दल उठाता रहेगा, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो निश्चित तौर पे मानिए उस राजनीतिक दल की साख भी कहीं कमजोर होती है कि तुमने तो ऐसा मुद्दा उठाया, इतनी बात कर रहे थे, लेकिन निकला क्या, टाई टाई पे कुछ सुनाई नहीं हुई। तो ये सब चीजों को राजनीतिक दल भी समझते हैं कहीं ना कहीं। मेरा ये ऐसा मानना है कि वो नहीं समझते होंगे, वो समझते हैं कितने समय तक हमको एक मुद्दे को आगे कैसे लेना है। अब ये वोटर लिस्ट वाली इसकी गड़बड़ी, ये जो चीजें आई हैं सामने, इसमें एक चीज है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को उदाहरण ये विपक्षी दल दे रहे हैं। अब एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें होती हैं, जयपुर ग्रामीण की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का उम्मीदवार 10,000 5,000 इतने वोटों से आगे था। लेकिन अचानक ही झोटवाड़ा सीट से 1-1.5 लाख से बीजेपी का उम्मीदवार आगे हो गया और अंतिम जो नतीजा निकला, एक सीट के आधार पे ही वो 10-12 हजार वोटों से भाजपा उम्मीदवार वहां जीत गया। एक उदाहरण ये भी दिया जाता है, यदि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी कर सकता था, एक में ही क्यों की। तो ये सब चीजें हैं, इसमें कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। गड़बड़ियों की संभावनाएं मतलब कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए। गड़बड़ियां तो हमेशा होती रहेंगी, कितना ही सुधार कर लें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि लोकतंत्र का दूसरा नाम एक भरोसा है, और इस भरोसे को कायम भी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। भरोसा कायम रहना चाहिए, एरोगेंसी या एडमेंट की बात नहीं है। कुछ अगर कहीं पे किसी को भी संदेह है तो उस मोड तक हमें लेकर के आना चाहिए उस चर्चा को, कि हाँ बिल्कुल आपके अगर कहीं पे भी कुछ ग्रीवेंसेज हैं उन्हें हम सोल्व करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से खिंचती चली जाएगी चर्चाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ना लोकतंत्र खतरे की जो चिंता है वो चिंता कायम रह पाएगी, ना संविधान की चिंता कायम रह पाएगी। चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अब क्या रास्ता निकाला जाना चाहिए, शॉर्ट में चाहूंगा मैं, समय हो रहा है। अब तो देखिए कि चुनाव आयोग को निश्चित रूप से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग ने कहा भी है कि आप आइए, हम जब बैठ करके बताइए कि अगर फर्जी हैं तो हम उसको हटाएंगे, असलियों को लाने का प्रयास करेंगे। अगर चुनाव आयोग तो यही कह सकता है। अब आप चुनाव आयोग को अगर संदिग्धता के रास्ते में लाकर खड़ा कर दो कि भाई आप तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, बीजेपी को जिताओगे, हमको हराओगे, इस तरह का आरोप हमेशा लगता नहीं। भाई अधिकारी तो लग सकता है किसी भी समर्थन का। जब इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी तो मानती नहीं थी चुनाव आयोग को। मैंने देखा है कि बूटा सिंह के चुनाव में कोई कलेक्टर एसपी साथ चलता था, कुछ नहीं, ठहरते भी सर्किट हाउस में थे। अब तो परिवर्तन तो हुआ है जब से TR सेशन आए थे, उसने जो नियम बनाए वो नियम आज भी लागू है, ऐसा तो नहीं है। और चुनाव कराने वाले कौन होते हैं? स्टेट के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। कोई दिल्ली के अधिकारी तो आके चुनाव ऑब्जर्वर भी आते हैं तो बाहर के आते हैं। तो गड़बड़ी होने के चांस थोड़े कम होते हैं। जैसे पहले
जब बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होते तो आपने भी देखा कि जाति विशेष के यहाँ तो कब्जा हो जाता था, वोट डाल दिए जाते थे। श्याम जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऑब्जर्वर इलेक्शन के दिन की चीज वो होती है जो आपकी वोटिंग लिस्ट आपके पास में होती है, उस दरमियान अगर कोई फर्जी वोटिंग होती है, कोई कंप्लेन होती है तो उसको कॉग्निजेंस लेते हैं। अदरवाइज उस दिन अगर किसी के नाम भी कट गए तो कोई मतलब नहीं होता। उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे पास में लिस्ट है उसमें से फेयर इलेक्शन कराना है। ऑब्जर्वर हो चाहे वो कोई से भी या स्थानीय प्रशासन हो, उनको कोई लेना देना नहीं है कि बल्क में नाम कटे हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन होगा। वो मान के चलते हैं कि हमें कमीशन से जो लिस्ट मिल चुकी है वो फाइनल है, वोटिंग उसके आधार पे हम कराएंगे। फर्जी वोटिंग को रोकना उनका काम है। लेकिन अभी चर्चा दूसरी है। अभी चर्चा है कि एसआईआर और वोटिंग जिन राज्यों में फर्जी तरीके से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसका सॉल्यूशन क्या हो। बहस का मुद्दा यह है। चले मैं माफी चाहूंगा, हाउस चल रहा है इस दरमियान, अगर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर ये इसी तरह से गतिरोध कायम रहेगा। विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, सत्ता पक्ष इसे साजिश करार देगा और ये कहा जाएगा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वही संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। लगातार यही सब चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन सॉल्यूशन इसमें नहीं दिखाई देता है। इलेक्शन हो जाएगा, सारा काम निपट जाएगा, तैयारी चारों ओर से की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बात है तो वो पब्लिक डोमेन में ये जरूर लाया जाना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये आरोप हैं और इनके फैक्ट्स ये हैं, जिसे हम देखते हैं फैक्ट चेक। अगर वो आती हैं चीजें तो मुझे लगता है कि इससे भरोसा कायम होगा, एक निष्पक्षता सामने आएगी। अदरवाइज तो लोगों भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक झूठ की इंडस्ट्री है, जिसके सामने जो चीज आएगा वो उसी से सत्य मानता चलेगा, यानी कि एक तरफी चीजें चलेंगी, तो वो भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।